हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो इन एचएपी एंड पैथोफिजियोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग अपने रिमेनिंग टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही कवर करेंगे। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का सबसे आउटर लेयर होता है। ओके, एनिमल सेल के ऊपर जो एडिशनल लेयर प्लांट सेल के ऊपर होती है सेल वॉल की, वो एनिमल सेल के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती है। तो सबसे आउटर लेयर एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी हम इसे कहते हैं, यही होती है। ओके, सो यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा के नाम से भी जानते हैं। ओके, इट इज अ फ्लेक्सिबल आउटर बाउंड्री ऑफ एनिमल सेल। सबसे आउटर कवरिंग एनिमल सेल की जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये सारे ऑर्गेनेल्स इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़े, वो सब कुछ इसी के अंदर इंक्लोज होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अप्रोक्सीमेट थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर तक होता है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस 7 से 10 नैनोमीटर तक होता है। और ये मेनली दो ही चीज़ों की कंपोज्ड होती है, दैट इज फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। बट बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया जिसमें इसे बताया गया कि फॉस्फोलिपिड प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई एक लेयर होती है। यानी इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। ओके, despite of its extremely thin nature, it play a vital role in maintaining the integrity, shape and proper functioning of the cell. इतना थिन लेयर होने के बावजूद भी ये सेल के शेप को, उसकी इंटीग्रिटी को और उसके फंक्शंस को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर लेयर है जो 4 मेन कंपोनेंट्स की बनी हुई है और ये कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं। ओके, बहुत सारे ऐसे मॉडल दिए गए थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, बट जो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल था। इससे पहले भी कुछ साइंटिस्टों ने अलग अलग मॉडल दिए थे, जो कि सैंडविच मॉडल था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था। बट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये थर्ड मॉडल था जो साइंटिस्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया। उनका नाम था सिंगर और निकोलसन। ये उनके द्वारा प्रपोज्ड मॉडल है और इसे वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल माना जाता है क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट्स को डिफाइन करने के लिए एक वेल सुटेबल मॉडल है। ओके, इस मॉडल के मैं कुछ पार्ट्स आपको बता देता हूँ। सिंगर और निकोलसन के अकॉर्डिंग जो मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। ओके, तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि प्रोटीन जो होता है वो फॉस्फोलिपिड के आइदर साइड पे प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये प्रोटीन है और नीचे भी प्रोटीन है, और इन दोनों प्रोटीन के अलावा भी एक प्रोटीन है जो सेल के अंदर इम्बेडेड होता है, जिसे इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। ओके, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, और दिस इज पेरिफेरल प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, और दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये बताया था सिंगर और निकोलसन ने कि प्रोटीन दो तरह के होते हैं। पहला एक्सट्रिंसिक, जो हमें लेयर के ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, ये सारा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और इंटीग्रल प्रोटीन जो है लेयर के बीच में इम्बेडेड होता है, लाइक दिस। और ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है और ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है, इन लोगों ने ये भी बताया, सिंगर और निकोलसन ने, कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है। एक ये आपको लेयर 1 ऊपर दिखाई दे रही होगी और ये लेयर 2 नीचे होती है, जिसमें जो आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक नेचर का मतलब है कि उनमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिखाई देता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसका हेड और टेल होता है। ओके, हेड भी होता है मॉलिक्यूल का और टेल भी होता है। ठीक है, और इसे हम लोग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें इसका हेड जो होता है वो हेड इनके अकॉर्डिंग जो है एम्फीपैथिक नेचर का था। यानी कि हेड जो था वो फॉस्फोलिपिड वाटर लविंग था, यानी हाइड्रोफिलिक था। और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो टेल था वो हाइड्रोफोबिक था। ओके, और इसी नेचर को एम्फीपैथिक नेचर कहते हैं। तो जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल था वो एम्फीपैथिक नेचर का था, जिसमें टेल्स फेसिंग ईच अदर थे। यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल की टेल दूसरे मॉलिक्यूल की टेल को फेस कर रही है, यानी कि टेल जो है एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। लाइक अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो दूसरे मॉलिक्यूल की टेल ऐसे एक दूसरे को फेस कर रही है। तो ये एक लेयर है और ये एक और लेयर है।
तो ये यहाँ पर हमें एक लेयर दिखाई दे रही है, ओके, ये एक लेयर है और ये एक और लेयर है, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। बीच में हमें कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ओके, बीच बीच में हमें कहीं कहीं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा मेम्ब्रेन का जो मॉडल था, ये मॉडल सिंगर और निकोलसन के द्वारा बताया गया था और ये मॉडल सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए सुटेबल माना जाता है, ठीक है। ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कंटेन अ वाटर अट्रैकिंग फॉस्फेट हेड, जो हेड होता है वो वाटर अट्रैकिंग होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टू हाइड्रोफोबिक रिपेलिंग फैटी टेल्स, जिसमें दो टेल होती हैं और दोनों की दोनों टेल्स जो है वाटर हेटिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, ठीक है। यानी कि हेड वाटर लविंग होता है और टेल वाटर हेटिंग होता है, यानी कि ये हेड की ओर अट्रैक्ट हेड जो है वाटर को अट्रैक्ट करता है और टेल जो है वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि हेड जो है वो फेस करते हैं एक्वस इन्वायरमेंट को क्योंकि वो वाटर अट्रैकिंग होते हैं, और टेल जो है उनके अंदर प्रेजेंट होती है जो कि वाटर को फेस नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के प्रोटीन के बारे में इन्होंने क्या बताया, बताया कि मेम्ब्रेन में दो तरह के प्रोटीन होते हैं। पहले इंटीग्रल प्रोटीन, जिसको हम लोग ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन भी बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों इंटीग्रल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और दूसरे हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जिन्हें हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन के आइदर साइड पे प्रेजेंट है, ओके। तो इन्होंने प्रोटीन के बारे में बताया कि प्रोटीन जो है दो तरह के होंगे, जो इंटीग्रल होगा जो मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होगा और जो एक्सटेंसिव होगा वो मेम्ब्रेन में आउटर साइड पे होगा, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया कि मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के साथ ही साथ कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे जो एक्चुअली में फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं मेम्ब्रेन का, ओके। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को बढ़ा के रखते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो है ये इंश्योर करता है कि आई होप आप लोग को ये विजिबल हो, कोलेस्ट्रॉल ये इंश्योर करता है कि मेम्ब्रेन जो है वो हमेशा एक फ्लूइड इन्वायरमेंट बनाए रहे और जो चीज़ों का ट्रांसफ़र है वो इजीली मेम्ब्रेन के अक्रॉस हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है। ये भी मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट एक प्रोटीन के साथ एक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर वो लिपिड के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। दैट मीन्स अगर ग्लूकोज, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, अगर वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर ये ग्लूकोज लिपिड के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ओके। सो यहाँ पर लिखा है अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट चेन्स कंबाइन विद द प्रोटीन, या तो प्रोटीन के साथ या तो लिपिड के साथ कंबाइंड प्रेजेंट होगी। अगर प्रोटीन के साथ कंबाइंड होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और अगर लिपिड के साथ कंबाइंड होगा तो उसे हम लोग ग्लाइकोलिपिड कहेंगे, ओके। दीज कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लाइकोकैलिक्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को साथ में मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ओके। सो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली में परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिन चीज़ों को सेलेक्ट करेगी उन्हीं की एंट्री अलाउड होगी, और जिन्हें वो रिस्ट्रिक्ट करेगी वो चीज़ें मेम्ब्रेन से आइदर साइड में डिफ्यूज नहीं हो सकती, उन्हें अलाउ नहीं किया जाता है। ऑन ऑन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने अक्रॉस ट्रांसफर होने देती है। द मेम्ब्रेन अलाउ अ सर्टेन सब्सटेंस टू पास वाइल रिस्ट्रिक्टिंग द अदर। कुछ ही सब्सटेंसेस को पास होने देती है और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी नीड नहीं होती है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन अपने आइदर साइड पे पास होने के लिए अलाउ नहीं करती है। Some small non-polar molecules such as oxygen and carbon dioxide can diffuse directly through the phospholipid bilayer। जो non-polar molecule होते हैं वो phospholipid bilayer से directly diffuse कर जाते हैं, whereas the larger and charged molecule required a special transport protein। और जो बड़े और charged molecule होते हैं, ionic molecule होते हैं, उन्हें transport protein की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारे transmembranous protein है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल
ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए। इसमें दो कैटेगरी आती है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो चलिए अब वो भी टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है ट्रांसपोर्ट, किस तरह से होता है ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Transport across the plasma membrane refers to the movement of substance into out of the cell through the selectively permeable plasma membrane। जो selectively permeable है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके इनसाइड और आउटसाइड जो भी मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, जो भी मूवमेंट होता है न्यूट्रिशन का या वेस्ट प्रोडक्ट का, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ओके, दिस ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ सेलुलर होम्योस्टेसिस। सेल के और सेल के अंदर और सेल के बाहर के इन्वायरमेंट को मेंटेन करके इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए ये मूवमेंट जो है जरूरी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को ये दिखाई दे क्लियरली। ओके, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट, न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने के लिए, रेगुलेटिंग वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है इन सभी चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है वो नेसेसरी है। ओके, यहाँ पर दो अलग अलग मेथड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। सबसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो विदाउट एनर्जी हो जाता है। ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट और इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। चलिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस तो उसे हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट क्या डिफरेंस है इसमें? डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी सेलुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हो जाता है और यहाँ पर कोई भी एटीपी यानी कि सेलुलर एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मूवमेंट जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जानना चाहिए कि क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो मैं एक बार आप लोग को बता देता हूँ कि लेट सपोज अगर ये एक मेम्ब्रेन है। ओके, मान लीजिए कि एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ये आउटसाइड का पार्ट है और ये इनसाइड का पार्ट है, और अगर चीज़ों का ट्रांसफ़र होना है आउटसाइड से इनसाइड में, ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। ओके, ग्रेडियंट शब्द का मतलब होता है चेंज, यानी कि कोई डिफरेंस होना चाहिए, कोई चेंज होना चाहिए आउटसाइड और इनसाइड इन्वायरमेंट के बीच में। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए आउटसाइड और इनसाइड के बीच में। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस ऐसा है कि आउटसाइड पे किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और इनसाइड में उसी सेम सब्सटेंस का कंसंट्रेशन लो है, दैट मीन्स कि ग्रेडियंट है, यहाँ पर डिफरेंस है, एक तरफ हाई है दूसरी तरफ लो है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो वो सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगेगा और इसी को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और पैसिव ट्रांसपोर्ट तब होता है जब भी वहाँ पर कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अराइज होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और कब तक होगा? जब तक कि एक इक्विलिब्रियम नहीं अटेंड होता, यानी कि इस तरफ हाई है और इस तरफ भी लो है, तो इस तरफ हाई से लो की ओर मॉलिक्यूल तब तक आएंगे जब तक दोनों साइड इक्वल इक्वल मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाते। ओके, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं जल्दी से। नो एनर्जी एटीपी इज रिक्वायर्ड, हमें यहाँ पर कोई एनर्जी या एटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है। मूवमेंट ऑकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है जब भी कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तभी मूवमेंट होगा। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप होता है। यूजुअली ऑकर थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के द्वारा होता है ये। हेल्प्स मेंटेन अ सेलुलर बैलेंस, सेल के बैलेंस को मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। दैट मीन्स कि कौन कितनी मात्रा में कौन सा सब्सटेंस अंदर आना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस बाहर जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है। ओके, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स हैं।
like simple diffusion. Simple diffusion is the movement of molecule directly through the phospholipid bilayer. जब भी phospholipid bilayer के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना। ओके, हायर कंसंट्रेशन से जब भी कोई सोल्यूट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है तो उसे उस सिंपल से प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ऑफ एन एरिया ऑफ, इसको ध्यान देंगे, एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जब हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है तो उसे हम लोग सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि डिफ्यूजन हम तब कहेंगे जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वोलाई टू द लंग्स इनटू द ब्लड। जब ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आता है और फिर लंग्स के थ्रू, एल्वोलाई के थ्रू ब्लड में मिक्स हो जाता है तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल यहाँ पर ऑक्सीजन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन एल्वोलाई में ज़्यादा है और ब्लड में कम है। तो हायर कंसंट्रेशन से एल्वोलाई से ऑक्सीजन जो है लंग्स की ब्लड में मिक्स हो जाता है जहाँ पर उसका लोअर कंसंट्रेशन है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन वाले कार्बन डाइऑक्साइड से वो मूव हो जाता है लोअर कंसंट्रेशन की ओर जहां पर जो कि हमारे एल्वोलाई में मूव होता है। तो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है कि ये अगर एल्वोलायर वॉल है और इस तरफ अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं जो हमने अभी अभी इनहेल किए हैं और इधर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है जो कि हमारे ब्लड से आया है, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड एक सल्यूट है जिसके मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे और ऑक्सीजन के सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएंगे जिससे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज अ मेम्ब्रेन, तो इसमें हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर कुल 1 2 3 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, 10 मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर आएंगे कब तक, जब तक दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं अवेलेबल हो जाते। ओके, जब दोनों तरफ इक्वल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो आई थिंक कि इस तरफ अगर 7 मॉलिक्यूल हो रहे हैं तो इस तरफ 6 ही मॉलिक्यूल हो रहे हैं क्योंकि एक ऑड नंबर में डायग्राम में मॉलिक्यूल्स गिवन है तो यहाँ पर इक्वल नहीं हो सकता, हाफ मॉलिक्यूल इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है तो भी कोई बात नहीं है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीज़ों का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी सिंपल डिफ्यूजन की तरह ही है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसके थ्रू यहाँ पर डिफ्यूजन होता है। जब भी डिफ्यूजन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के थ्रू होगा तो उसे सिंपल डिफ्यूजन कहेंगे और जब डिफ्यूजन प्रोटीन मॉलिक्यूल के थ्रू होगा तो उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। यहाँ पर डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन नहीं, यहाँ पर प्रोटीन अवेलेबल है जिस प्रोटीन के अक्रॉस हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होंगे। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू अ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। जब स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन के थ्रू जब डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा तो उसे हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ओके, यहाँ पर एग्जांपल में है ग्लूकोज इंटर द बॉडी सेल थ्रू द गट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। जो ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में इंटर करता है GLUT प्रोटीन के जरिए जो कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में याद रखेंगे जैसे डिफ्यूजन में हमने सल्यूट याद रखा है, यहाँ हम लोग सॉल्वेंट याद रखेंगे। ओके, यहाँ पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। तो यहाँ लिखा है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द सेलेक्टिवली परमिएबल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन। जहाँ का लो सल्यूट कंसंट्रेशन होगा, जहाँ वाटर का कंसंट्रेशन हाई होगा वहाँ सल्यूट का कंसंट्रेशन तो अपने आप लो होगा, टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर वाटर कंसंट्रेशन। मैंने बताया कि आप इस सल्यूट टर्म से कंफ्यूज मत होइए। ओके, आप ये याद रखिए कि डिफ्यूजन में हमें सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करना होता है और ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है,
तो जब वाटर के हाई कंसंट्रेशन से वाटर अपने लो कंसंट्रेशन की ओर जाएगा तो उसे हम लोग ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट सेल, जो प्लांट में रूट्स होती हैं वो वाटर जब हम लोग सॉइल में डालते हैं तो वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाता है, यानी कि सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सॉइल में बढ़ जाता है और वो फिर सॉइल रूट हेयर से प्लांट के अंदर जाने लगता है वाटर। ठीक है, वाटर मूव इनटू द रेड ब्लड सेल प्लेस्ड इन अ डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ये एक आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है। ओके, ये भी आरबीसी है और ये भी आरबीसी है, बट तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं ऑस्मोसिस के अनुसार, जिसका सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसका जो कंसंट्रेशन है वो हाई रहता है उसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। ओके, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूट का कम है। सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और इस कंडीशन में सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी, वो सेल जो है वो छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहेंगे। और दूसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वाटर का इनसाइड और आउटसाइड इक्वल होता है, तो किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ना वाटर अंदर आता है ना वाटर बाहर जाता है। और थर्ड है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे कम है और वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है वो ज़्यादा है कंसंट्रेशन में और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है वाटर का, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। ये एरो गलत है, इन पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल मूव करेंगे और सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगी, सेल जो है हमारी फूल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है वाटर इंटर्स द सेल कॉजिंग द सेल स्वेल, जो वाटर जो है वो इनसाइड आ जाएगा सेल के, क्योंकि ये एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, वाटर की मात्रा बाहर ज़्यादा है, तो यहाँ पर सेल के अंदर पानी आ जाएगा और इससे सेल स्वेल अप कर जाएगी। और आइसोटोनिक सोल्यूशन जो दूसरा वाला है हमारा, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल जो है वो इक्वल कंसंट्रेशन पे रहती है सोल्यूशन के, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल के बाहर जो है लिक्विड की मात्रा कम है और सेल के अंदर लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, जिससे अंदर से लिक्विड बाहर की ओर ट्रांसफर हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा और सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस हमने देखे अपने पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर। फर्स्ट हमारा सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, ये तीनों ट्रांसपोर्ट के एक मेथड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड, इसे भी देख लेते हैं। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आपको नाम से ही पता है कि यहाँ पर एनर्जी लगने वाली है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा था, बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें एनर्जी खर्च करनी है। तो लेट सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन, ओके, और इस तरफ मेम्ब्रेन के इस साइड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है और इस तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इस तरफ कंसंट्रेशन हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ओके, और सेल के इस तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम है और हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया चेंज होता है। ठीक है, जब कंसंट्रेशन में चेंज होता है तो उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ग्रेडियंट है यहाँ पर, चेंज है क्योंकि आउटर पे ज़्यादा है और इनर साइड में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, और आउटर से इनर ना होकर ट्रांसपोर्ट इनर से आउटर हो, तो भी इसको हम लोग, तो फिर इसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। यानी कि यहाँ पर मायने नहीं रखता है कि किस तरफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, लोअर मॉलिक्यूल से भी हायर मॉलिक्यूल की ओर ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हमें एनर्जी खर्च करनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स जाते हैं तो उसे हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और इसमें हमें एटीपी की मदद लेनी पड़ती है।
जब हम लोअर कंसंट्रेशन से यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे तो वहां पर हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और ये काम कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन और पंप्स के जरिए होता है। ठीक है, तो इसके पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी खर्च होता है क्योंकि हमें लोअर मॉलिक्यूल को हायर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल के साथ एडजस्ट करना है, इसीलिए। ऑकर्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी कि कंसंट्रेशन लोअर से हायर की ओर जा रहा है, यानी ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है। ठीक है। रिक्वायर्स अ कैरियर प्रोटीन और मेम्ब्रेन पंप्स, मेम्ब्रेन में कुछ पंप्स और कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हाईली सेलेक्टेबल, मतलब कुछ सेलेक्टेड चीजें ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होती हैं। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग आयन बैलेंस एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, ये मेथड इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सेल के अंदर आयन बैलेंस रहे और सेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी इनटेक होते रहे। ठीक है, तो मैकेनिज्म देख लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस को अंदर जाना होता है, लेट सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है जिसको सेल के अंदर जाना है। ओके, इस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाना है, तो ये क्या करेगा, किसी भी इम्बेडेड प्रोटीन से, इंटीग्रल प्रोटीन से बाइंड कर लेगा, अपने आप को बाइंड कर लेगा, और फिर वो इंटीग्रल प्रोटीन उस सेल के अंदर उसे ट्रांसपोर्ट करेगा। द सब्सटेंस बाइंड्स टू द कैरियर प्रोटीन, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब ये जो प्रोटीन है ये तब वर्क करेगा जब इसे एटीपी यानी एनर्जी मिलेगी। ओके, द कैरियर प्रोटीन चेंजेस इट्स शेप, कैरियर प्रोटीन का शेप बदलेगा। द सब्सटेंस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सब्सटेंस जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। द कैरियर प्रोटीन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप, तो ये पहले तो अपना शेप बदलेगा और फिर ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट कर देगा इस मॉलिक्यूल को, और जब ये मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा तो मेम्ब्रेन अपने शेप, प्रोटीन अपना शेप वापस से गेन कर लेगा। तो कुछ इसी मैकेनिज्म से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैं सीधा फिगर पे आपको समझा देता हूँ। सबसे इसका पहला एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें एटीपी लगता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क करने में। लाइक यहाँ पर सोडियम जो कि एक पॉजिटिव चार्ज है, और सॉरी पोटेशियम जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और सोडियम ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन के दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, बट एक साइड कंसंट्रेशन हाई है और एक साइड कंसंट्रेशन लो है। ओके, दोनों साइड पॉजिटिव चार्जेस हैं बट दोनों साइड कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, और इसके बावजूद भी हम पोटेशियम को प्रोटीन मॉलिक्यूल के जरिए मेम्ब्रेन के बाहर भेज सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पहले से बाहर ज़्यादा है, इन स्पाइट ऑफ दिस हम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को बाहर भेज रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एटीपी के रूप में। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी लगती है जिससे ये जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज है, बाहर तो ऐसे ही एक्स्ट्रा है, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को हम पुश कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। एट द सेम टाइम बाहर से भी अंदर सोडियम के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा सिंपल है। इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी इज स्टोर्ड इन आयन ग्रेडियंट एंड यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द अनदर सब्सटेंस। The energy is not supplied directly by the ATP but indirectly through the previously stabilized ion gradient। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी एक्टिवली खर्च हो रही है और प्रोटीन का जो शेप बदल रहा है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर से बाहर जा पा रहा है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी डायरेक्टली नहीं लगती है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को क्रिएट करने में लगती है, और वंस द आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज क्रिएटेड through the energy, then the transport occurs automatically। okay, example absorption of glucose in small intestine, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड इनटू द सेल, और जब अमीनो एसिड का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर होता है तो वो भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज बल्क एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हम लोग वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इसमें दो चीजें आते हैं, एक आता है इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर जब चीजों का मूवमेंट होता है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं, और सेल के बाहर जब चीजों का मूवमेंट होता है उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनगल्फ्स द सब्सटेंस, इनगल्फ मतलब सेल को सब्सटेंसेस को अंदर लेने का जो प्रोसेस है वो इंडोसाइटोसिस है।
इसमें दो चीजें होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। जब सेल कोई सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लेता है तो उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, और इसे हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं। ओके, इसे हम लोग सेल ईटिंग भी कहते हैं। और जब सेल कोई लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर लेता है उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं, इसे सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं। ओके, दिस इज सेल ड्रिंकिंग। सो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस के ही पार्ट है। इंडो मतलब सेल के अंदर कंटेंट को लेना। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पार्टिकल को सेल जो है अपने अंदर इनगल्फ कर ले रहा है, यानी यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो फैगोसाइटोसिस हो रहा है, यानी सेल ईटिंग प्रोसेस हो रहा है। ओके, और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस सिंपल है, इंडोसाइटोसिस का अपोजिट होता है। जब सेल किसी भी सब्सटेंस को रिलीज करता है इनसाइड से आउटसाइड की ओर तो उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। लाइक रिलीज ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो यहाँ पर कोई सब्सटेंस है जो सेल के अंदर है और वो फिर सेल के आउटर इन्वायरमेंट में रिलीज हो रहा है, तो इसे एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। इंडो मतलब इनसाइड और एक्सो मतलब आउटसाइड, इस बात से आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंस। यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस लिख दिया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट से होता है, इसीलिए हम लोग लोअर से हायर की ओर भी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती भी है, नहीं पड़ती है, बट यहाँ पर तो ऑलवेज एक कैरियर प्रोटीन चाहिए ही होता है। रिलेटिवली स्लोअर पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लग रही है, इसीलिए वो स्लो रेट पे होता है। जहाँ आप पैसा नहीं खर्च करेंगे तो वहाँ पर तो काम लेट से ही होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पैसे खर्च हो रहे हैं, एनर्जी खर्च हो रही है, इसीलिए यूजुअली बहुत फास्टर रेट में होता है। इसके एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेड डिफ्यूज़न जो हमने देखे। और इसमें एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, इंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ओके, सो यहाँ पर एक टॉपिक और है, इट इज़ द समरी ऑफ ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर ये वीडियो हम लोग ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इस टॉपिक को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट्स।